हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ IBO03। ओके, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक की समरी दूंगी कि बेसिकली इसमें क्या डिस्कस किया गया है और हर ब्लॉक वाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेन ट्रेड। देखो, इस यूनिट में बात की गई है फॉरेन ट्रेड के बारे में। बेसिकली फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रिजल्ट्स इनटू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया में फॉरेन ट्रेड को के मतलब रिलेटेड कई सारे एक्ट आए हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए आया था फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ऐसे ही और भी कई सारे एक्ट आए गए, जैसे कि पेमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को गवर्न करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में। ओके, कस्टम एक्ट आया 1962 में जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, और अब आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट एक्ट आया 1963 में। ओके, और जो भी आपका फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर जो आपकी कंट्री ने अडॉप्ट कर रखी है। ठीक है, टुडेज फॉरेन ट्रेड इज़ नॉट ओनली हाईली कॉम्पिटिटिव बट इट इज़ ऑल्सो डायनेमिक बिकॉज वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंगली चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से मतलब किसी कंट्री को अपने रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ की इंडस्ट्रीज़ चेंज करती हैं अपना पैटर्न। ठीक है, और मार्केट कंडीशन चेंज होती है ऑलमोस्ट डेली। ठीक है, and it requires quick response. Okay, and most importantly anticipation of future requirement is a need of an hour. To gear with the changing requirement it is essential that framework has to remain in pace. What they mean is, देखो, एज आई टोल्ड कि अब बेसिकली आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेड है वो इतना डायनेमिक है, मार्केट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो हमारे को फ्यूचर को बेसिकली एक हमेशा एक मतलब बेसिकली हमारे को उसको प्रिडिक्ट करना पड़ता है टाइमली कि ऐसा कमिंग टाइम में हो सकता है, तो अपने इंडस्ट्री को उस तरीके से हमारे को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उस तरीके से नए लॉज लाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट दे मीन। अब इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट सेक्टर, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेजर इशूज़ इन वर्ल्ड ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, नाउ द सेकेंड ब्लॉक इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पॉलिसीज़। सी, इस ब्लॉक में बेसिकली ये बताया गया है कि आपको अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली इससे एक्सटर्नल ट्रेड की ग्रोथ होती है। इस यूनिट में बात की गई है अबाउट वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी दैट द गवर्नमेंट इज़ अंडरटेकिंग टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम लेके आना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को लेके आना, सिमिलरली ड्यूटी रिमिशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। इस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है और अपने एक्सटर्नल ट्रेड को इम्प्रूव कर रही है। ओके, और सेकेंडली इस यूनिट में बात की गई है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज़ कि बेसिकली अपने ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड को ऑलमोस्ट डबल करने के ऊपर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ लेके आई हैं। सेकेंडली टू बेसिकली अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सुधारने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेके आने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को लेके आया गया है। अब इस ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स दैट वर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया, ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडिया न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करो, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ओके, नाउ द थर्ड ब्लॉक इज़ अबाउट ट्रेड प्रोस्पेक्ट ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। इस ब्लॉक में बेसिकली हमको ये बोला गया है, एग्जिम बैंक स्टडी में ये बताया गया था कि जो हमारा सेल ऑफ कैपिटल गुड्स हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे कैपिटल गुड्स का, वो और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है थ्रू प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए ऑफ इन ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, ट्रेनिंग, कंटिन्यूस सर्विस मेंटेनेंस, पीरियोडिक अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आफ्टर सेल सर्विस ऐसी दी जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट का मार्जिन बढ़ेगा, हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि इंडिया करेंटली जो एक्सपोर्ट कर रही है कैपिटल गुड्स, वो बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस को कर रही है। अगर इंडिया इंप्रूव करना चाहती है, अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है कैपिटल गुड्स में, तो उसको इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए एग्जिम बैंक लाइंस ऑफ क्रेडिट का, LOC मैकेनिज़्म का। फाइन, अब ये कहते हैं दूसरा
पॉइंट जो है इस ब्लॉक में जो डिस्कस किया है वो ये है कि अगर स्ट्रैटेजी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, जो हम इंडिया में शॉप फ्लोर्स हैं उनको इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि वो प्रोड्यूस करे डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज, रीडिज़ाइन करे एग्जिस्टिंग मशीनरीज़ को और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी के पार्ट्स बनाए, तो इससे हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो बढ़ेगा, वो सुधरेगा, ठीक है, वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी हमारी स्केल ऑफ इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। फाइन। अब इस ब्लॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रिकॉर्ड ऑफ स्टेडली ग्रोथ, explain the statement. Short note on policy and strategy to boost India leather export, strength and weakness of Indian garment industry. Okay, now the fourth block is about ट्रेड प्रोस्पेक्ट विद सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पार्ट 2। इस ब्लॉक में बेसिकली हमको ये बोला गया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल गुड्स, सर्विस सेक्टर, ये सारे जो एक्सपोर्ट हैं ये ग्रो तो हो रहे हैं बट ये बहुत ही कम प्रोपोर्शन में ग्रो कर रहे हैं, बहुत स्मॉल पार्ट है टोटल एक्सपोर्ट का इंडिया के। ऐसा क्यों है? बेसिकली इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉब्लम्स कैसी हैं? जैसे कि कैपेसिटी बहुत कम है, स्मॉल कैपेसिटी है, लोकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, क्वालिटी का प्रॉब्लम है, सेकेंडली टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ों का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ग्रो हो रहा है पर बहुत ही कम पार्ट से ग्रो कर रहा है। फाइन, बहुत ही स्लो पेस पे या यू कैन से बहुत ही कम मार्जिन पे ग्रो कर रहा है। फाइन। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है जो इसकी ग्रोथ को इम्पैक्ट डाल रही हैं? जैसे कि एमएनसी का डोमिनेशन है, ग्रोइंग कंपटीशन है, हाई टैक्सेस है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हायर कॉस्ट है, ये सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट को ग्रो हाई पेस पे नहीं होने दे रही है। अब वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया की अपने बेसिकली ग्रो करना चाहती है अपनी इकनॉमी को, तो उसको बेसिकली रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, स्पेशली ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एंड इन ट्रेड सेक्टर। ठीक है। नाउ इस ब्लॉक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि एनालाइज द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स, competitive advantage and disadvantage of chemical exports, and what is global restructuring. Okay, now the last block is about trade prospect with select market. Under this block they are telling us that United States is one among the world largest importer and exporter. Even with India it is having a good trade relations. India में basically 22% export हो रहा है, 8% import हो रहा है US से। ओके, सेकेंडली दे आर टेलिंग अस कि जब कोल्ड वॉर पीरियड ख़त्म होने के बाद लेट 90s में इंडिया के जो रिलेशंस थे वर्ल्ड की मेजर पावर्स, जो मेजर मतलब बेसिकली पावरफुल नेशंस थे, उनके साथ इम्प्रूव हुआ था, उनके साथ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई थी, बेटर स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई थी ताकि बेटर ट्रेड रिलेशंस बने। ओके, सेकेंडली जैसे इंडिया है, चाइना है, उनके लिए अफ्रीका जैसी कंट्री बहुत ही अट्रैक्टिव रही है क्योंकि अफ्रीका की नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी हैं, वहाँ से वो मतलब लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल कर सकते हैं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। फाइन। सेकेंडली दे आर टेलिंग कि जो इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो रिवॉल्व होती हैं अराउंड दी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन यूरोपियन यूनियन, CIC कंट्रीज़ में, जापान में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन एंड वेस्ट एशिया। ऐसा करने से क्या होगा? इंडिया का एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव होगा, इम्पोर्ट भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, बेसिकली वो इन सब नेशंस के साथ जुड़ेगा तो इंडिया के लिए भी बेटर है। नाउ इस ब्लॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट नोट ऑन इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ट्रेड रिलेशंस, डिस्क्राइब ट्रेड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड रिलेशन विद जापान, explain how SARS a preferential trade agreement has been expected to benefit the member countries. Okay, now here I conclude. I hope this video is helpful to you. All the best for your exams. I will come back with another video very soon. Thank you so much. Bye bye.